नमस्कार विद्यार्थियों और साहित्य प्रेमियों। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा होगी, क्या पृथ्वीराज रासो ग्रंथ प्रामाणिक है। इस विषय पर पाठकों के मन में जिज्ञासा अवश्य होती है कि पृथ्वीराज रासो जैसा प्रसिद्ध ग्रंथ क्या अप्रामाणिक है, क्या प्रामाणिक है, क्या इसकी प्रामाणिकता में संदेह है, आदि प्रश्न पाठकों के मन में अवश्य उठते हैं। चूँकि यह बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, तो क्या ये वास्तव में हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाने योग्य है? इन सब पर चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में विभिन्न विद्वानों की क्या राय है। सबसे पहले हम देखें, पृथ्वीराज रासो पर चर्चा इसी बहाने हो रही है तो देखते हैं कि तीन तरह के मत हैं। कौन कौन से मत हैं? तीन तरह के मत हैं विद्वानों में। कि पहला है प्रामाणिक, कुछ विद्वान इसे प्रामाणिक मानते हैं। दूसरा है अप्रामाणिक, और तीसरा जो मत है वह है अर्ध प्रामाणिक। इस तरह से तीन मत पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में प्रचलित है। आइए हम देखते हैं। एक सारणी आपके सामने दी हुई है, इसमें हमने विभिन्न विद्वानों के मतों को बांटा गया है। देखिए, प्रामाणिक मानने वालों में से है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टोड। अप्रामाणिक मानने वालों में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वुलर, मुरारी दान जी। और अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में है मुनि जन विजय, मुनि जिन विजय है, यहाँ पर गलती से छप गया है, ये जिन विजय होना चाहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा। अब हम एक एक विद्वानों के मतों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। अप्रामाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, श्यामलदास जी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, वुलहर जी, मुरारी दान जी, यह क्या तर्क देते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि रासों में उल्लेखित घटनाएं और नाम इतिहास से मेल नहीं खाते। हाँ, इतिहास से इनकी संगति नहीं होती है। उन्होंने ये तर्क दिया कि जो भी नाम दिए गए हैं और घटनाएं दी गई है वो इतिहास में नहीं पाई जाती, ऐतिहासिक तथ्य उसके नहीं मिले हैं। दूसरी जो इनके पक्ष में, अप्रामाणिकता के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वह है परमार, चालुक्य, चौहान आदि क्षत्रियों को अग्निवंशी बताया गया, जबकि वे तो सूर्यवंशी है। तो अग्निवंशी है ही नहीं, तो यह भी बात रासो के अप्रामाणिकता के संदर्भ में की जाती है। फिर ये बताया गया कि इसमें पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख है, जो कि इतिहास में नहीं है, इतिहास सम्मत नहीं है। इसी प्रकार सोमेश्वर वध जो कि पृथ्वीराज द्वारा किया गया था, यह भी इस इतिहास में नहीं लिखा गया है। इसमें जो दी गई तिथियां हैं, जो तारीखें हैं, वह अशुद्ध है और इतिहास की तिथि से 90 से 100 वर्षों का अंतर इसमें माना जाता है। पृथ्वीराज के हाथों गौरी और गुजरात के राजा भीम सिंह का वध भी इतिहास के अनुसार नहीं है। आप जो ये प्रसिद्ध दोहा पढ़ते हैं ना, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यह दोहा भी अप्रामाणिक है क्योंकि इतिहास सम्मत नहीं है। तो आपने विभिन्न विद्वानों के मत देखे। वूलर ने 1875 में एक ग्रंथ पढ़ा, कश्मीरी कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय। उसके आधार पर इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया।
इसी तरह से अगर हम और तर्क देखें तो हम पाते हैं कि 30,000 छंदों में डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसका अनुवाद करवाया और इनकी भाषा उस समय की तात्कालिक भाषा नहीं मिलती है। भी जो तिथियों की गलतियां हैं, विभिन्न भाषाओं के शब्द है, भाषा की जो विभिन्नताएं हैं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम में जो उलटफेर है, इसके आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। जानते हैं कि प्रामाणिक मानने वालों का तर्क क्या है। प्रामाणिक मानने वालों में से श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, एक नाम और आप इसमें जोड़ दीजिए कर्नल टॉड, और एक नाम और जोड़ सकते हैं हम दशरथ शर्मा। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। इनका तर्क ये है कि जो पृथ्वीराज रासो की जो लघुत्तम प्रति मिली है उसमें ये त्रुटियां नहीं हैं ऐतिहासिक, और जो घटनाओं में 90 से 100 वर्षों का अंतर आ रहा है वह आनंद संवत के कारण है। तो आनंद संवत की रचना करके, एक कल्पना करके हम इसकी ऐतिहासिकता को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही वह यह बताते हैं कि यह इतिहास ग्रंथ नहीं होकर साहित्य का ग्रंथ है, काव्य का ग्रंथ है। इसमें कवि कल्पना से काम लेता है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक तथ्यों को ढूंढना, ऐतिहासिक सत्यों को ढूंढना बहुत ही गलत है। इस प्रकार ऐतिहासिक ग्रंथ न मानना इन्हें साहित्य की दृष्टि से सिद्ध करता है कि प्रामाणिक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। आइए अब हम जानते हैं और क्या तर्क दिए जा सकते हैं। रासो की जो भाषा विसंगतियों पर चर्चा की जा रही है उसके अनुसार लाहौर के निवासी थे चंदवरदाई, और वहाँ पर मुस्लिम आक्रमण बहुत पहले ही हो चुके थे, और इसलिए अरबी फारसी के शब्द लाहौर के निवासियों को पता थे, वे अपनी भाषा में काम में ले सकते हैं। इसी तरह से काल विरोध का, इतिहास सम्मतता का तर्क का खंडन किया था मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या जी ने, जिन्होंने कहा कि आनंद संवत की कल्पना की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि कौन इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में से है मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी जो कि एक भाषा विज्ञानी थे, डॉक्टर दशरथ ओझा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मूलतः आदिकाल पर काम किया और इन साहित्य को अच्छी तरह से देखा। तो उनके अनुसार अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी खुद ही कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं सदी की भाषा की संयुक्ताक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं सदी का ग्रंथ सिद्ध होता है। हाँ, उन्होंने ये कहा, अर्ध प्रामाणिकता कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ यह बात सही है, यह मान लेने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है, उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने के कारण उसका रूप विकृत अवश्य हो गया है। प्रक्षेप का अर्थ है ऐसे अंश जो कि बाद में जोड़े जाएं, अन्य कवियों द्वारा बना के जोड़े जाएं या अन्य लोगों द्वारा जोड़े जाएं या पाठकों द्वारा ही उसमें गढ़ लिए जाएं, ऐसे अंश प्रक्षेप कहलाते हैं। तो इन प्रक्षेपों के कारण जरूर यह अर्ध प्रामाणिक हो गया है। अब इनकी मूल प्रति देखें तो मूल प्रति में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, इस संदर्भ में कहते हैं कि जो सबसे छोटी प्रति प्राप्त हुई है उसमें इच्छनी विवाह, प्रारंभिक अंश और
शशिव्रता विवाह, तोमर द्वारा शहाबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता विवाह, कैमास वध और गोरीवध, ये अंश प्रामाणिक हो सकते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह जी ने भी इसी का समर्थन किया है। इसकी संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों और संदेश रासक से मिलती जुलती है। इस प्रकार ये शुद्ध इतिहास ग्रंथ न होकर एक काल्पनिक काव्य ग्रंथ कहा जा सकता है और इसे प्रामाणिक या अर्ध प्रामाणिक माना जा सकता है। आपने विभिन्न विद्वानों के तर्क सुने, इसमें आपने अपनी बात समझी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।